तो इस देश में किस तरीके से धर्मांतरण गैंग लगातार काम कर रहा था, जिसका खुलासा न्यूज नेशन ने किया है। और अब मुश्किलें इस पूरे गैंग की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि नोएडा में डेफ सोसाइटी के प्रमुख से पूछताछ हो रही है। एटीएस मुख्यालय में रूमा राही से पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी धर्मांतरण का आरोप यहां पर लग चुका है, जिसके चलते एक टीचर को नौकरी से निकाला गया था, जिस पर आरोप धर्मांतरण का लगा था। तो कुल मिलाकर अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, बड़ा खुलासा और चौंकाने वाला भी, जिसके बाद अब उम्मीद की जानी चाहिए कि शिकंजा कसेगा कानूनी तौर पर जल्द से जल्द। देखिए, इसमें जो मुख्य आरोपी के तौर पे उमर को आप देखते हैं, उमर गौतम को, उसको जेल भेजा गया। लेकिन अब जो तमाम कड़ियां हैं उनको जोड़ के जो फर्दर है, जो इसको आपने अगर उसका अलीगढ़ वाला जो बयान सुना होगा, जब उसने अपना परिचय दिया था, तो उसमें उसने बताया था किस तरह से इसको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाकर करना है। यानी ये एक बहुत बड़े पूरा ग्रुप है जो किस तरह से ये काम कर रहा था। और इसमें जो अपने वर्नेबल है, जिन लोगों को इन्होंने शिकार बनाया है, वो बहुत सोच समझ कर बनाया। यानी जिनके पास आपको चाहिए था कि वो ये कोशिश करें कि लीगली किस तरह फ्रेमवर्क हो, उसी में वो फंसते हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि मूक बधिर लोग हैं, उनके लिए आपको गार्जियनशिप की भी कंसेंट चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, जिसको इन्होंने बहुत सफाई के साथ, बहुत होशियारी के साथ इसको ये अंजाम लगातार देते जा रहे थे। लेकिन मूक बधिर को चुनने की कोई खास वजह, क्या ये वजह है कि उनको आप सपने आसानी से दिखा सकते हैं? आप उनको बता सकते हैं कि आप ऐसी जिंदगी जिएंगे जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो शायद? देखिए, उसमें आसान ये होता है क्योंकि उनको अपना जनरली वो बहुत साउंड नहीं होते इस तरह के फैसले लेने में। जिस तरह का धर्म की स्टडी या थियोलॉजी के बारे में उनकी स्टडी इतनी प्रॉपर नहीं होती, और उनके घर वाले चाहते हैं कि किसी भी तरह उनको एक ज़िंदगी में जीने लायक तरीके से खड़ा कर सकें। लिहाजा वो इनके लिए आसान टारगेट इसलिए होते थे क्योंकि वो उसके बारे में किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते, किसी से समझ नहीं सकते। यानी ये मोनो जो लोग हैं वो एक तरफा होता है। यानी इनकी तरफ से जो संवाद जा रहा है वो उन तक जाता है और उनको आसान रहता है अपना शिकार बनाने में। तो ये एक बड़ी साजिश थी लगातार, और इसीलिए मुझे लगता है कि अनुराग सबसे पहले उनको, उसके बाद फिर जिन लोगों को ज़रूरत है, नीडी है, उनको सिर्फ इस तरह का इस्तेमाल करके कि उनको शुरुआत में कुछ दो। अगर आप उस भाषण को, उनका जो ये अपना उम्र के जो अपने बारे में उम्र बताता है, अगर उसी को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसकी इस पूरी कार्रवाई की तरफ इशारा करती हैं कि ये बड़े ताकत के साथ जुटा हुआ था। क्योंकि अपने उसी सम्मेलन में वो 3 लोगों का नाम लेता है बाकायदा। एक वो लड़की जिसको उस हिंदू नाम के साथ बुलाता है, कहता है कि इनकी हमने शादी करा दी है, अब ये आपके सामने। फिर उसके बाद एक और लड़का जिसके बारे में वो बोलता है कि वो भी आपको बोलेंगे, उनका 5 साल पहले मैंने धर्मांतरण कराया। यानी वो पूरी चीज़ों को न केवल बता रहा था बल्कि इसका प्रोपगेशन कर रहा था, कंटिन्यू इसको स्पीड अप कर रहा था। और इस पूरे गैंग में अनुराग अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों के चेहरे अभी सामने आने हैं। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, खासतौर से खुफिया एजेंसियां, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां, जो पुलिस के कोऑर्डिनेशन में, चूंकि जब ये पहली जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी मनीष की एक रिपोर्ट है। धीरेन्द्र, जरा उस रिपोर्ट को दर्शकों को एक बार दिखाते हैं, उसके बाद चीजें और बेहतर तरीके से सामने समझ आएंगी। नोएडा में जिस डेफ सोसाइटी पर आरोप है कि यहाँ के बच्चों को कन्वर्ट किया गया, अब वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं और जो लगातार जो स्कूल का गेट है उसको ठोक रहे हैं, उसको नॉक कर रहे हैं और बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। ये लोग दिल्ली से आए हैं और इनका आरोप है। क्यों हंगामा कर रहे हैं? हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई को सामने लाना चाह रहे हैं। जैसे कि आप मीडिया बंधु के थ्रू क्यों कर रहे हैं जी? हमारे बच्चों को हजारों परिवार इन्होंने मुसलमान बना दिए हैं। क्या बिगाड़ा है इनको? हमने लेके बंगाल से, वो बांग्लादेश से पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक हिंदुओं का होना जुर्म हो गया। अगर हिंदू गरीब है या हिंदू बोल नहीं रहा, उसका ये मतलब इसका दंड ये देंगे कि उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं जी? क्या बिगाड़ा हमने इन लोगों का? और कब तक हम चुप रहेंगे? अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ेंगे हम? अगर हम कहते हैं, एक विधायक ओखले का वहां बैठकर मीडिया पे कह रहा है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मैं जवाब मांगता हूं, अरे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, तू भी पहले हिंदू था, लेकिन आज पहले जैसे अब ये हो रहा है, ऐसे तुम लोग भी बदले गए थे। लेकिन अब ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू उग्र और प्रतिकार करना सीख लेगा तो उस दिन जवाब देना सीख लेगा। धीरेन्द्र जी, लगातार इस तरीके की नाराजगी की तस्वीरें सामने आ रही है। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद दबाव पुलिस पर भी होगा, किस तरीके से शिकंजा कसे और एक ऐसा सख्त एक्शन ले ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके की रैकेट आगे ना बढ़ सके।
देखिए, इसको दो हिस्सों में देखें। ये एक दूसरा रिएक्शन से जो अलग एंगल से आता है, जो धार्मिक तौर पर वो है, लेकिन अगर मैं सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क में देखता हूं तो ये वाकई पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती इसलिए भी है कि उसको न केवल इस सब को अनर्थ करना है, यानी इन सबको सामने लाना है, उन चेहरों को जो कि एक आड़ में इसको आगे बढ़ा रहे थे, इसके साथ साथ इनको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव भी करना है। ये बहुत मुश्किल काम अनुराग इसलिए होता है क्योंकि हम जिन आर्काइक लॉ के सहारे अभी हैं, उन लॉ के सहारे इनको प्रूव करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि उन लॉज को आप जब देखते हैं और जो नए तरीके, जिस तरह का मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया गया है, ये इस समय का यानी मौजूदा टाइम में आगे सोच के किया हुआ है इस्तेमाल, साजिश को इस तरह बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और यकीनन हम देखेंगे जब सजा, हालांकि इसमें जो यूपी में जो लव जिहाद के नाम से जिस कानून को हम लोग देखते हैं, तो उसमें भी ये प्रीव्यू में कवर होगा और 10 साल की सजा उसमें बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं कि 150 साल पुराने कानूनों को बदलने की जरूरत है, जिस तरीके के रैकेट अपनी साजिशों के साथ सामने आ रहे हैं।